सबसे पहले तो खैर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपका कि सच्ची बात तो यह है कि ये डायलॉग की फ़ज़ा ही है जिसकी वजह से ये महफिलें सजी हुई हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि जब से हमने गुफ्तगू शुरू की है ये मुतवातर फैल रहा है और इसके पॉजिटिव जो रिस्पॉन्सेस हैं वो मैं डेली बेसिस पे वसूल करता हूँ। ये बड़ी पॉजिटिव बात है। अच्छा, ये किताब पोशीदा कायनात सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे किताब दी और पिछले 2 हफ्ते से मैं इस किताब को पढ़ रहा था और मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये किताब कोई नॉवेल, अफसाना या शायरी नहीं है, ये बड़ी संजीदा नौयत की किताब है। और इस किताब को ठीक है कि उसके साइंटिफिक एक्सप्रेशंस के हवाले से एक है गुफ्तगू जो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन इसकी सबसे अहम बात यह है कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। तो इस किताब पर हम डायलॉग खुले अंदाज में करेंगे ताकि मैं समझ सकूं कि इस किताब में, और फिर चाहूँगा भी कि इस पर बात हो। तो साइंस, फ़लसफ़ा और मज़हब के हवाले से है। तो साइंस का तो मैं स्टूडेंट हूँ मगर मेडिसिन का हूँ, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्पेस साइंस का नहीं। और फ़लसफ़ा का मुझे शौक़ है तो थोड़ा बहुत फ़लसफ़ा, मज़हब के बारे में मेरी बड़ी महदूद मालूमात है तो शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँ। लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी इस किताब को पिछले 2 हफ्ते से, मैं खासा कवर टू कवर पढ़ा मैंने इसे और डिटेल में गया, एक एक फार्मूला को मैंने सर अपने तय जितना मुझे समझ में आता है मैथमेटिक्स में करने की कोशिश की। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात शुरू करूंगा फ़लसफ़े से और फिर मैं थोड़ा किताब का उन्वान भी दे दूंगा आप लोगों को ताकि अंदाज़ा हो जाए कि किताब में बेसिकली क्या है, और फिर एक अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करूंगा। जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो जनरली हमारी बात चले जाती है वहां पर कि साहब फिलॉसफी 2 ही तरह की है ना, कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी, एनालिटिकल फिलॉसफी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सिलसिला शुरू होता है। सॉरी अगर मैं थोड़ा टाइम ले लूँ सर तो मुझे इजाज़त दे दीजिएगा, ये बहुत अहम किताब है। तो जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पास जाते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि साहब उससे पहले दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम थी, मजहब की बुनियाद पर ज्यादा, उसके बाद बात आगे बढ़ी और फिर हमने देखा कि साहब वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ गई और एक सोशलिस्ट सोसाइटी डेवलप हो गई और फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन साथ ही साथ उसके असरात इल्म पर भी पड़े, शऊर पर भी पड़े, फलसफे पर भी पड़े और फलसफा भी डिवाइड हो गया, एक एनालिटिकल फिलॉसफी बन गई और एक तरफ कैपिटलिस्ट कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी डेवलप हो गई। जब कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी की बात हुई तो फिर हमारा ज़हन जाहिर बात है कि हसलर की तरफ चला गया और हेगल की तरफ चला गया, इमैनुअल कांट की तरफ चला गया। तो हमारा उन्वान क्या है, स्पिनोजा की तरफ चला गया, खुसूसन स्पिनोजा का मैं जिक्र करना चाहूंगा, लेबनीज की तरफ चला गया, रेने डेकार्ट की तरफ चला गया। और उसके बिल्कुल ऐन सामने फिर हमें यह भी समझ में आया कि नहीं साहब, चूंकि ये यूरोपियन फलसफा है तो ब्रिटिश फलसफे ने उसको पीछे धकेल दिया और एनालिटिकल फलसफा, जिसको हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं, वो चीज सामने आ गई कि नहीं साहब बात तो वही होगी, 2 + 2 = 4। इस किताब के 2/3 हिस्से में वही 2 + 2 = 4 की बात है, वही मैथमेटिक्स की बात है, वही फिजिक्स की बात है, वही स्पेस साइंस की बात है। और मैंने तो मजाक में कह भी दिया था क्योंकि मेरी इनसे बेतकल्लुफी है कि सर इसके 2/3 के अंदर रफी है, वो बुलंद आला, और लास्ट 1/3 के अंदर मुस्तफा है। तो उसको वी शुड क्रिएट इट, लाइक वी शुड फाइंड द बैलेंस। तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि जब हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, जब हम मैथमेटिकल फिलॉसफी की बात करते हैं, जब हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं और जब वो कहते हैं 2 + 2 = 4 और डोंट गो टुवर्ड्स कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी, वहां पर कुछ नहीं रखा हुआ है क्योंकि वहां पर तो मेटाफिजिकल बातें हैं। लेकिन मेटाफिजिकल बात के बिना बात भी नहीं बनेगी, उसका तो अपना टेस्ट है जिसको इन्होंने मर्ज किया, जिसके बिना तो जिंदगी बड़ी ड्राई हो जाएगी। जब हम बर्टन रसल को पढ़ते हैं तो मजा तो बहुत आता है, समझ में तो बहुत सी चीजें आती है, मगर बात रुक भी जाती है कि साहब टेस्ट रह गया। वो बात जो रेने डेकार्ट के पास से आती है, वो जो इमैनुअल कांट के पास से आती है, वो कहाँ है मेटाफिजिक्स, उसको हटा देंगे तो बचता ही क्या है। लेकिन साथ ही साथ मेरी नजर कर्ट गोडेल के ऊपर भी पड़ी। जब मैं ये देख रहा था तो मुझे अंदाजा हुआ कि कर्ट गोडेल ने इनकम्प्लीटनेस थ्योरिज्म के हवाले से भी कुछ लिखा है। ये साहब भी फिलोसफर थे, मैथमेटिकल यानी फिजिक्स, हमारे ब्रिटिश थे। उन्होंने कहा कि साहब असल में मैथमेटिक्स में बहुत से ऐसे प्रोपोजिशंस होते हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यानी वो बात वहां पर जब आई तो खुद एनालिटिकल फिलॉसफी के अंदर भी एक शोर मच गया, क्योंकि वो तो और बात कर रहे थे। इन्होंने कहा नहीं साहब एक्सप्लेनेशन मुमकिन नहीं है, तो ये बात इनकी फेवर में जाती है। मगर फिर एक सीधा सीधा सा सवाल पैदा होता है कि फिर सच क्या है, ट्रुथ क्या है। अगर आप इनकी बात भी नहीं मानते, उनकी भी बात नहीं मानते, तो फिर ट्रुथ क्या है। तो ट्रुथ, जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि सब सब्जेक्टिव होता है। अगर हम इस बात को मान लें कि पीछे एक हतमी ट्रुथ मौजूद है और थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन कर भी लें कि नहीं साहब सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होता है, तो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ जो है, और अगर ट्रुथ, ब्यूटी भी एक ट्रुथ है, लेकिन ट्रुथ को हम
ब्यूटी में और ट्रुथ में फर्क यह है कि ट्रुथ को हम हासिल नहीं कर सकते, ये हमेशा इल्यूजिव रहता है, ये हमेशा इल्यूजनल रहता है, इस तक आप पहुंच नहीं सकते। लेकिन खूबसूरती को, वो जो कि एक सब्जेक्टिव ट्रुथ है, उसको ना सिर्फ पहुंच सकते हैं बल्कि उसको हासिल भी कर सकते हैं। ये बुनियादी फर्क है जिसको हमें समझना ही होगा कि कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। ये फलसफे के अंदर एक बुनियादी बात है, और मैं इस बात को महसूस करते हुए वो सब बातें कि साहब तेरी आंखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है वाली फैज वाली बात कि साहब वो सच्चा, वो खूबसूरती, वो आर्ट, तो अल्टीमेटली मेरे ज़हन में फिर नीत्शे का ही वो जुमला आया कि साहब बात आकर रुकेगी एस्थेटिक्स के ऊपर। एस्थेटिक्स ही है जिससे आप असल सच्चाई बयान कर सकते हैं। एस्थेटिक पर आकर बात रुक जाती है, उससे आगे बात जाती नहीं है। तो यूं ये चीजें मेरे सामने आ रही थी, मगर साथ ही साथ डेविड ह्यूम का भी मुकदमा सामने आया, जो उन्होंने डिजाइनर्स की थ्योरी के खिलाफ पूरे आर्गूमेंट्स लिखे थे। तो मैं चाहूंगा कि वो बात कर लूं। इमैनुअल कांट के हवाले से भी मैंने पढ़ा, डेविड ह्यूम का खास तौर पे ये कि साहब किस तरह से आप, उनकी किताब थी डायलॉग कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन, उसमें उन्होंने डिस्कस किया कि नहीं साहब ये जो डिजाइनर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि हतमी सच्चाई वहां पर है, तो वो उसके बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं। उसमें मैं बाद में बात कर लेता हूं, लेकिन अब मैं थोड़ी सी बात उन दोस्तों के लिए जिन्होंने इस किताब को नहीं पढ़ा या नहीं जानते इसके बारे में कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते चलूं ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि इस किताब में है क्या। इस किताब के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में 4 चैप्टर हैं, दूसरे में 5 चैप्टर हैं, तीसरे में 3 चैप्टर हैं, आखिरी में 2 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ नेचर के हवाले से, दूसरे चैप्टर में लॉ ऑफ मोशन के हवाले से, तीसरे चैप्टर में हिडन यूनिवर्स यानी पोशीदा कायनात है, और चौथे चैप्टर में क्या कोई खालिक है यानी वो सवाल है जो इसका मेन क्वेश्चन। अच्छा, जैसा मेरे ख्याल डॉक्टर साहब ने बताया था, हमारे परवेज हुद भाई साहब ने इसके ऊपर पेश लफ्ज लिखा। अच्छा, इस किताब की जो इब्तदाइया ही है, यानी पहले हिस्से को मैं थोड़ा चंद सत्रों में आपको बता देता हूं कि पहले हिस्से में जब उन्होंने क़वानीन फितरत के हवाले से बात की, यानी लॉ ऑफ नेचर के हवाले से बात की, तो बात वहीं से शुरू की कि क्यूरियोसिटी, रिसर्च, नॉलेज और सरप्राइज, स्ट्रेंज, हमारी जिंदगी शुरू इस तरह से होती है। हम हमेशा से क्यूरियोसिटी से शुरू होते हैं और हमारी बात आगे जाकर स्टेज पर खत्म हो जाती है। फिर उन्होंने बताया कि साहब हमारे 3 तरह की कायनात है। एक वो है जो नॉर्मल हम नेकेड आई से देख रहे हैं, एक वो है जो मैक्रो वर्ल्ड है जिसके लिए हमको हबल की माइक्रोस्कोप चाहिए, हबल की स्पेस टेलीस्कोप चाहिए, या जेम्स वेब की स्पेस टेलीस्कोप चाहिए, और तीसरी दुनिया वो है जो माइक्रो दुनिया है, जो सब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक दुनिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटोन है, पॉजिट्रॉन है, वो सब चीजें मौजूद। अच्छा, उसके बाद फिर आगे बात चली, क्योंकि बहुत डिटेल में किताब है, मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बताता चला जाऊं। इन्होंने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से किस तरह से स्पीड ऑफ लाइट का सिलसिला है। माइक्रो वर्ल्ड के अंदर उन्होंने, जैसा मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के हवाले से बात की। फिर ये भी बताया कि किस तरह से नॉर्मल दुनिया के अंदर क्लासिकल जो मैथमेटिक्स की या क्लासिकल जो न्यूटोनियन फिजिक्स है वो फेल हो चुकी है, या अप टू सर्टेन लेवल तक कामयाब है, उसके बाद कामयाब नहीं है। मतलब नॉर्मल तक तो है, लेकिन सब इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जब हम जाते हैं, या जब हम स्पेस के लेवल के ऊपर भी जब हम माइक्रो मूवमेंट को देखते हैं, तो हमें फिर अल्टीमेटली क्वांटम फिजिक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो इन जनरल उन्होंने ये बताया कि जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द होता है, हवा के मुख्तलिफ अज्जा का तनासुब है, फजा की दर्जा हरारत है, नमी की सतह है, उन सब चीजों को जानने के लिए हमें अल्टीमेटली क्वांटम फिजिक्स में जाना पड़ता है। उसके बाद और भी बहुत सी बातें हैं इसके अंदर। जनरली ये बताया कि एक्सियोम क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन कहां तक काम करती है, रेनबो क्या चीज है, रेनबो के अंदर किस तरह से लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्पीड रोल प्ले करती है, कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, किस तरह हम तक पहुंचती है, कैसे सारे कलर हमें नजर आते हैं, सराब क्या है, किस तरह से हमें रिफ्लेक्शन नजर आती है, ये भी समझाया कि यूनिवर्स किस तरह से एक्सपेंड हो रही है। ये भी बताया कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या चीज है, ये भी कि किस तरह से हम डॉपलर इफेक्ट के जरिए से ये बात जान जा रहे हैं कि चीजें चेंज होती जा रही हैं और इस वक्त यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है। अब तो सर्टेन लेवल जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगी और अल्टीमेटली वो ब्लैक होल की सुपर्द हो जाएगी। ये सब सिलसिला इस पहले चैप्टर के अंदर मौजूद है। जो चीज कंसर्निंग है इस चैप्टर के अंदर, जिस पर हमारी नजर रुकनी ही चाहिए, वो फिबोनाची सीक्वेंस है, जिसको खास तौर पर इन्होंने पॉइंट आउट किया। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? ये बड़ा ही पुरस्कार किस्म का कोड है। 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 35, इनको जब भी आप ऐड करेंगे तो एक मखसूस नंबर आएगा। उस नंबर को जब आप रेक्टेंगल्स में, इन्होंने बाज़ाब्ता उसको डिजाइन किया और बताया कि अगर आप उनको देखेंगे तो आप अंदाजा करेंगे कि फिबोनाची स्पाइरल बन जाता है। वो स्पाइरल जो है वो आपको मुख्तलिफ जगहों पर नजर आता है। हमारी ह्यूमन फेस के ऊपर जो एंगल्स हैं उसमें मौजूद है। इन्होंने कहा सूरजमुखी का फूल हो,
शेर का पंजा हो, हाथी के दांत हो, तोते की चोंच हो, या फिर कोई भी चीज हो आसमानी, हर जगह आपको फिबोनाची स्पाइरल नजर आता है। तो वहां सवाल आ जाता है, यार ये क्या है सिलसिला, ये किस तरीके से कोई चीज डिजाइन होती चली जा रही है। फिर यही नहीं, आगे उन्होंने यूक्लिड की बात की, जो ग्रीक फिलोसफर, और फिर बताया कि साहब किस तरह से 2 डायमेंशन और उसके ख्याल में ज्योमेट्रिकली उसने स्पेस को बताया था। ये भी कि क्या चीज गोल्डन रेशो होती है। गोल्डन रेशो 1.618 का उन्होंने तस्करा किया, और इस 1.618 के लिए जो यूक्लिड का फार्मूला था, AC upon AB, CB is equal to AB upon AC, उसको फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर रखा और फिर साबित किया कि हर बार वैल्यू 1.6 आती है। 1.6 यानी वही नंबर जो 0, 1, 2, 3, 5, 8 है, उसमें जब आप इसको रिकैलकुलेट करते हो, मैंने किया बैठ के, हर बार 1.6 ये आंसर आया। तो जर्नली इस पहले चैप्टर में, सॉरी मैं अगर टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं, मगर ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि किताब बहुत अहम है, इसको यूं ही सरसरी हम नहीं लेके चल सकते, ये कोई शायरी अदब नहीं चल रही है, इसलिए इसके रिपरकशन बहुत आगे तक जाएंगे। ये बहुत हैवी वेट बुक है, उर्दू में खासतौर पर। अब गोल्डन रेशो, फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सर्कुलर, रेनबो, सिराप, साउंड वेव, ये सब चीजें इन्होंने यूं ही नहीं बैन की। इनके सब इन्होंने ये कंसर्न है पॉइंट्स कि ऐसी सब चीजें क्यों एक मखसूस शक्ल में एक डिजाइनिंग फॉर्म में हो रही है। तो यूं इनका ये पहला चैप्टर है। और उसके फिर बाद में उन्होंने फिर थोड़ा मेटाफिजिकल बातें भी की, महावीर के बारे में, बुद्धा के बारे में, कन्फ्यूशियस के बारे में, और पाइथागोरस के बारे में, पाइथागोरस ब्रदरहुड के बारे में। उसकी भी एक पर्टिकुलर वजह है। क्या वजह है कि उन्होंने पाइथागोरस का जिक्र किया, क्या वजह है कि उन्होंने प्लेटो का, रिटोरिक का, सुकरात की बात की, क्या वजह है कि उन्होंने उन हिस्सों को चुना खुसूसन जो नेचर से मिला रहे थे मैथमेटिक्स को। यानी पॉइंट ये था कि वो लेके जाना चाह रहे हैं कि इधर कोई मैथमेटिकल खुदा बैठा हुआ, ये इस तरह से पहला सिलसिला था। दूसरा जो हिस्सा है, यानी लगभग 100 सफ़े के बाद, वो है हरकत में बरकत। इसमें फिर वो आए हैं 3 डायमेंशनल जो पूरा एक स्पेस डेवलप हुआ। जब बिग बैंग हुआ तो क्या वजह है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस डेवलप हुआ, और फिर आइंस्टाइन उसमें टाइम ऐड कर दिया, और यही एक्सिस हमें नजर आया। मल्टीवर्स कायनात क्यों नहीं डेवलप, उसको उन्होंने बताने के लिए फिर शुरू किया। बिल्कुल वो सब चीजें जो मैंने कभी हाई स्कूल में पढ़ी थी, न्यूटोनियन लॉज पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, वेट और मास का डिफरेंस क्या है, जमीन पर वजन क्या होगा, चांद पर वजन क्या होगा, और फिर सब एटॉमिक लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या, प्रोटॉन क्या है, किस तरह से जुड़े होते हैं, इनके अंदर क्या ग्लू होता है, ग्लूऑन क्या होता है, अब कॉर क्या होता है, डॉन, ये सब पार्टिकल्स हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये बहुत हैवी पोटेंशियल रखते हैं एनर्जी का। ये क्यों लेके आ रहे थे यहां पर, वो इसलिए कि ये बिग बैंग समझाना चाह रहे थे। ये हमें उस डायरेक्शन में लेके गए और हमें समझाया कि देखें इसके बाद जो भी हमारे साइंटिस्ट आए उन्होंने किस तरह से स्ट्रिंग थ्योरी पर काम किया, और अल्टीमेटली बात स्टीफन हॉकिंग तक लेकर आए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के ऊपर, कि अगर हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को इम्प्लाई करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये जो मल्टीवर्स कायनात है ये असल में 3 एक्सेस वाली नहीं है, या फिर ये इसके बहुत सारे डायनेमिक्स हैं जो अभी हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन है मतलब ये कि बहुत सारे वर्जन्स मौजूद हैं, और वो स्ट्रिंग थ्योरी जो इम्कानात की बात कर रही है वो कभी ना कभी सामने आएगी। तो यूं क्वांटम मैकेनिक्स को इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया। इन्होंने ये काफी कुछ है इस किताब के अंदर, डेफिनेटली इसको पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जिक्र किया क्योंकि इनको पता था कि बिग बैंग में स्ट्रॉन्ग और वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल 4 फोर्सेस थी जिनका बैंग हुआ था आज से 13.6 बिलियन साल पहले। तो उनके जिक्र के खातिर इन्होंने पूरा उसका पस मंजर तैयार किया और इसके बारे में बताया कि साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, लोहा किस तरह से एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, विंड पावर क्या होती है, थर्मल पावर क्या होती है। सर देखने को ये बड़ा ड्राई लगता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं ना, तो मुझ जैसा आदमी जो फिजिक्स और मैथ में मतलब कमजोर था, इसलिए मैंने बायोलॉजी पढ़ ली थी, तो मुझे समझ में आ गई चीज। मैंने कहा यार ये था, ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज थी, काश मैं फिजिक्स में पीएचडी कर लेता। क्या सब्जेक्ट है, नहीं ये वाकई ये हमें हमारे इम्कानात का पता दे रहा है। ये इससे बड़ी साइंस क्या होगी। हम बायोलॉजी में ढूंढ रहे थे, हम बखौल कैसे अरिस्टोटल बने हुए थे, ये तो प्लेटो से भी आगे की बात है, ये तो बहुत दूर की बात है। और फिर उसके बाद वो सवाल उठाया सिंगुलैरिटी का। इन्होंने कहा कि व्हाइट के अंदर जब कुछ नहीं था, नथिंगनेस में कैसे एक बिग बैंग हो गया, नथिंगनेस में हुआ कैसे, किस तरह से ये मुमकिन है कि पावर इतनी धमाके से आ गई जबकि नहीं में तो कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि साहब वो बिग बैंग, वो जिसकी डेंसिटी जो थी वो इन्फिनिट थी, जिसका वॉल्यूम 0 था, जिसका टेम्परेचर बिलियन सेंटीग्रेड तक था, वो एक लेवल पर पहुंचता और धमाके से फट जाता।
आखिर वो हुआ कैसे, पीछे क्या फोर्सेस थी, ये बड़ा सवाल है। तो यहां पर खासा, फिर इसके अलावा यही रुके नहीं, स्पेक्ट्रम कर्वेचर की भी बात की, ये भी बताया कि साहब स्पेक्ट्रम कर्वेचर कैसे डेवलप हो रहा है, किस तरह से टाइम और स्पेस जिसको हम दिन रात देख रहे हैं वो टिल्ट हो जाती है टुवर्ड्स एनर्जी एंड मैटर। ये बात मुझे नहीं पता थी। मैं सोच रहा था कि अच्छा ये क्या वजह है कि यूनिवर्स की शक्ल ऐसी बेजवी सी क्यों नजर आती है जब भी हम तस्वीरें देखते हैं। तो समझ में आया कि ये टिल्ट असल में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो इस तरह की बातें कि ये बड़े सवालात हैं। एंट्रोपी के हवाले से बात की इसमें। फिर तीसरे जब हिस्से में आए तो ये चैप्टर शुरू हुआ जिसको पोशीदा कायनात कहते हैं। यहां पर इन्होंने जिसे कहते हैं हैमर कर दिया बिल्कुल कि साहब फंडामेंटल फोर्सेस और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है इस पर बात करके, ये फंडामेंटल पार्टिकल जिसका मैंने जिक्र किया, लेप्टॉन है, क्वार्क्स हैं, बोसॉन्स हैं, फोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके अंदर कितनी एनर्जी छुपी हुई है उसका जिक्र किया। और फिर जैसा कि हमारे हैदर साहब ने बताया कि पूरा का पूरा बता दिया कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और अब हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका सब डिस्पर्स हुआ और सब फट गई और एकदम से टाइम शुरू हो गया और स्पेस शुरू हो गया और हम बखौल किसी जिंदगी में और कायनात में आ गए। और फिर वो सारा अरसा जीरो से लेकर शुरू किया। लेकिन क्यों खास तौर पे किया, यहां मैं फिर रुका तो मुझे समझ में आया कि प्लेनोक इपोक यानी पहला सेकंड का भी -43 हिस्सा जो था ये असल में उसका जिक्र करना चाह रहे थे। उसके बाद यानी 0 सेकंड से लेकर आज तक जो टाइम गुजरा है उसके तो सारे स्टेप्स उन्होंने बता दिए कि कब कितने सेकंड के अंदर प्रोटॉन टूट गया, क्वैक अलग हो गया, कितने के अंदर इन्फ्लेशनरी इपोक आ गया, कितने में इलेक्ट्रॉनिक वर्क हुआ और कितना क्या क्या कुछ चेंजेस आए। मगर खुसूसन जो पहले सेकंड का -43 से पहले का हिस्सा है वहां पर उनका सवाल यही था कि यहां पे लॉ ऑफ कॉजेशन अप्लाई नहीं होता है, तो हो ना हो वहां खुदा बैठा हुआ है, वहां ही हुआ है सब कुछ। आखिर वो एरिया हम कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। यूं ये चैप्टर इनका खत्म हुआ। उसके बाद कुछ सिलसिले और हैं, लेकिन एक खास तौर पर पॉइंट आखिरी वो भी है इसी चैप्टर का जिसको वो इस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे थे। सॉरी सर, ये इंपॉर्टेंट था। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की तब भी इन्होंने जिक्र किया। एन, क्यू, डी, एप्सन, ओमेगा और लैम्डा, ये ग्रीक टर्म्स, इसके बारे में बताया कि रेशियोज कितने इंपॉर्टेंट थे। अगर ये रेशियोज दाएं बाएं हो जाते तो लाइफ नामुमकिन थी, कायनात नामुमकिन थी। ये मैं देखता रहा डिटेल में, मैंने कहा अच्छा यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन बातों पर आकर रुक गया मैं। 2/3 किताब इसी तरह से। ये सारे मेजर कंसर्निंग पॉइंट्स थे जो एक नुक्ते की तरफ लेके आ रहे थे। उसके बाद का जो चैप्टर था आखिरी वो था वेयर इज द गॉड, आखिर खुदा कहां छुपा हुआ है। तो उसके बाद फिर वो डिजाइन के हवाले से बात हुई। अब मैं थोड़ी सी बात किताब के हवाले से, तो हमें समझ में आ रहा है कि किताब में क्या है, आपको जनरल आइडिया हो गया होगा। लेकिन अब जो बात मेरे लिए थोड़ी सी आगे बढ़ रही थी फलसफे के हवाले से, क्योंकि मैं मजहब का आदमी नहीं हूं, तो वो जो मजहबी तावीलात हैं उस हिस्से की वो मेरी समझ में ज्यादा नहीं आई। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है और उसके अंदर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि फिलोसफिकल देखूं कि कहां पर खुदा छुपा हुआ है। तो मुझे फिर डेविड ह्यूम नजर आए, क्योंकि डेविड ह्यूम के हवाले से वही वाली बात जो मैंने शुरू में की थी कि डेविड ह्यूम ने इसके ऊपर बाज़ाब्ता किताब लिखी थी। बल्कि एक किताब उन्होंने जो लिखी थी ट्रीटीज ह्यूमन नेचर, उस पर इमैनुअल कांट 11 साल तक पढ़ता रहा, उसके बाद उसने उसके ऊपर जवाब लिखे। तो ये छोटा मौजू नहीं था, खुसूसन ये वाला मौजू जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि साहब घड़ी वाली बात कि साहब कोई ना कोई घड़ी साज होगा पीछे, तभी ये घड़ी है कि चलती चली जा रही है। तो उस पर डेविड ह्यूम की बहुत सारी बातें हैं कि साहब ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक वॉच जो है वो एक इसमें बहुत सारे सवाल हैं कि आपने चूंकि घड़ी को देखा है बनते हुए इसलिए आप घड़ी की मिसाल देते हैं। अगर आपने घड़ी को नहीं देखा होता तो आप घड़ी की मिसाल नहीं देते। चूंकि आपने कायनात को बनाने वाले को देखा नहीं है तो इसलिए आप उसकी मिसाल दे रहे हैं। या फिर ये कि क्योंकि आपने पूरे यूनिवर्स को देखा नहीं है तो आप एक आइडिया दे नहीं सकते, क्योंकि अभी बहुत सारी यूनिवर्स बाकी हैं जो आपकी नजरों से ओझल है और आप इमीडिएटली नतीजे पे पहुंच गए कि हो ना हो इसका बनाने वाला खुदा है। या फिर ये कि घड़ी जो है वो ट्रायल एंड एरर के बाद सामने आती है, तो आपको क्या पता कि ये जो यूनिवर्स आई है ये ट्रायल और एरर के बाद आई है, तो इसमें कितना डिफेक्टिव माल मौजूद है और आए दिन हम डिफेक्टिव माल देख ही रहे हैं इसके अंदर। या फिर ये कि हम कैसे कह सकते हैं कि इसको बनाने वाला एक ही खुदा है। एक घड़ी को बनाने के लिए हमें 4-6 कारीगर चाहिए होते हैं, कोई मेटल बनाता है, कोई बॉक्स बनाता है। तो एक कायनात को बनाने के लिए हम कैसे मान लें कि एक ही खुदा मौजूद है। या फिर ये कि यूनिवर्स जो है वो फाइनाइट है, हम समझते हैं कि यूनिवर्स में एक अल्टीमेटली एंड हो जाएगा, हम कैसे कह सकते हैं, हो सकता है ये इनफाइनाइट हो। तो इस तरह की बहुत लंबी और बहुत सीरियस फिलोसफिकल डिस्कशन। उसने तो ये कहा कि आप इससे बेहतर है घड़ी से ज्यादा स्पाइडर वेब को ले लें,
स्पाइडर वेब किस तरह से बनाती है, वो ज्यादा ऑटोमेटिक फिनोमेना, डे एंड नाइट ऑटोमेटिक फिनोमेना हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, मगर हम उसके अंदर एक खुदा को क्रिएट करते हैं और उसके शोल्डर पे अपनी इग्नोरेंस का बोझ डाल देते हैं और कहते हैं कि हो ना वो बैठा। असल में ये वो गैप है जो गॉड का गैप है, जिसको हमने फिल करने की कोशिश की है गॉड से। जहां जहां हमारी मालूमात कम थी वहां वहां हमने गॉड को भर दिया। आखिर में सर, आई एम सॉरी, आखिरी बात करता निकल जाऊं मैं यहां से क्योंकि बातें इतनी थी, मैं ये सोच रहा था कि 10-15 मिनट में कैसे बात होगी इसके ऊपर ये बड़ा मुश्किल है मौजूद। मैं लैपलेस पर आकर रुक गया। लैपलेस, पियर लैपलेस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, 1749 में पैदा हुए थे, 1827 में डेथ हुई थी। उन्होंने लैपलेस इक्वेशन, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लैप्टिशियन, इस तरह के कॉन्सेप्ट दिए। ये हमारे नेपोलियन बोनापार्ट के जमाने के थे। उन्होंने जब ये बताने की कोशिश की कि साहब जो प्लैनेट्स हैं उसके ऑर्बिट स्टेबल है या अनस्टेबल नहीं है, ये जो आप समझ रहे हैं ना बिग बैंग ये वो सब, इन्होंने एक नई थ्योरी दी थी और इन्होंने न्यूटन को चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि न्यूटन साहब ने दो गड़बड़ की हुई है। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि प्लैनेट ऑर्बिट्स जो है वो अनस्टेबल है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो ओरिजिन का जो मामला आया तो चूंकि न्यूटन की भी ग्रोथ मजहबी थी तो उन्होंने वहां पर खुदा को फट से भर दिया, तो एक गैप के अंदर गॉड को भरने का मामला सही नहीं है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इनसे पूछा था लैपलेस से, तंजिया कि तो फिर कायनात का खुदा को कहां पाते हो, तो उसने सीधा सीधा ये जवाब दिया कि मैं नहीं समझता कि इस किस्म की किसी भी नौयत की एक्सप्लेनेशन की साइंस में जरूरत है। उनका सीधा सीधा कहना ये था कि साइंटिफिक हाइपोथेसिस के अंदर सबसे अहम बात यह है एक साइंटिस्ट के लिए कि वो प्रिडिक्टिबिलिटी को जनरेट करे। अगर आप प्रिडिक्शन नहीं दे सकते तो फिर वो साइंस नहीं है। लिहाजा साइंस को मजहब से अलहदा रखना बहुत जरूरी है। मैं इसकी रिपरकशन की बात आखिर में करता चलूं कि ये किताब बहुत अहम है, इसके बहुत से नुक्ते बहुत अहम है, लेकिन जब जब हम साइंस और मजहब को आपस में मिलाएंगे और उसको हम इस पॉपुलेशन के हवाले कर देंगे जो लेमैन पॉपुलेशन है, और जब वो इसमें से वो नुक्ते निकालेंगे, क्योंकि साइंस अकेली, वो मजहब अकेला नहीं आता है, अपने साथ पॉलिटिकल और सारे डायनेमिक्स लेकर आता है, वो इस तरह से इस किताब को नहीं पढ़ेंगे जिस खूबसूरती से किताब इन्होंने लिखी। जितनी डिटेल में किताब है वैसा नहीं पढ़ेंगे हमारे जहन, क्योंकि हमारे पास साइंसी जहन नहीं है। वो इसमें से वो मंतक निकालेंगे जो उनको मदद करेगी पॉलिटिकली और सोशली, जो कुछ भी उसके रिपरकशन से वो सामने आएंगे। इस लिहाज से ये किताब की ऊपर खासी जिम्मेदारी आ जाती है। ये किताब बहुत संजीदा नौयत की है। मैं समझता हूं कि आखिरी चैप्टर जो है इसका बहुत अच्छा है, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे कि अभी वो जो कहते हैं ना शाहरुख खान, अभी फिल्म बाकी है तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। थैंक ख़वातीन हज़रात, आप ये नहीं कह सकते कि बुलंद इकबाल ने किताब को गौर से नहीं पढ़ा और उस पर कुछ अपनी सोच विचार नहीं की। तो ये हमें खुशी होती है कि मकसद ये है कि इस डॉलर आएंगे